सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ संख्या 3, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी द्विवेदी युग के ही साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में इन्होंने बताया है कि स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती है उसके बीच में जो उनको शिक्षा देने के बीच में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, समाज उनके बारे में क्या कहता है, किस प्रकार के वो ताने बुनता है। तो उन कुतर्कों का उन्होंने द्विवेदी जी ने इसके पाठ के माध्यम से खंडन किया है कि स्त्रियों को जिस प्रकार की भी शिक्षा दी जाए उसमें समाज को बोलने का किसी प्रकार का भी कोई अधिकार नहीं है। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये पाठ कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे न संस्कृत बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत या कोई गंवारी संस्कृत थी? बहुभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। यानी कि बोल रहे हैं कि प्राकृत को अपढ़ों की भाषा बताना अज्ञान है। नाटकों में स्त्री पात्र प्राकृत बोलते थे क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। द्विवेदी जी ने इसको कुतर्क माना है और कहा है कि नाटकों में स्त्रियों के प्राकृत बोलने से यह प्रमाणित नहीं होता कि उस समय स्त्रियां अनपढ़ होती थी। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर नाटक में स्त्रियां प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय की स्त्रियां अनपढ़ होती थी। प्राकृत बोलने वाले अशिक्षित नहीं थे। इससे इतना ही पता चल सकता है कि प्राचीन काल में जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे वे प्राकृत बोलते थे। प्राकृत जनता में सबसे अधिक प्रचलित थी, अतः स्त्रियां संस्कृत न बोल पाने की स्थिति में प्राकृत बोलती थी। संस्कृत न बोल पाने से सिद्ध नहीं होता कि वे गंवार थी। लेखक पूछते हैं कि उत्तर रामचरित में ऋषियों की पत्नियां जो वेदांत का ज्ञान रखती थी वे कौन सी भाषा बोलती थी? निसंदेह वे संस्कृत बोलती थी और उनकी संस्कृत गंवारों की भाषा नहीं थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कालिदास और बहुभूति आदि के नाटकों के समय में भी सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत ही बोलते थे। कुछ लोग संस्कृत तो ज़्यादातर लोग प्राकृत बोलते थे। लेखक चुनौती देते हैं कि पहले यह प्रमाणित हो जाए तभी संस्कृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ माना जा सकता है। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि पहले यह प्रमाणित तो हो जाए कि प्राकृत बोलना स्त्रियों के लिए अगर कोई स्त्री प्राकृत बोलती है तो वो क्यों अनपढ़ है, पहले इसको प्रमाणित सिद्ध कीजिए, उसके बाद किसी स्त्री पर इस प्रकार का लांछन लगाइए कि अगर वो प्राकृत बोलती है तो वो गंवार है। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत की सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः ये प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमाल पाठ चलित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक उस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। अब द्विवेदी जी क्या कहते हैं? द्विवेदी जी कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उस समय प्राकृत जनता की बोलचाल की भाषा नहीं थी। उस समय प्राकृत ही प्रचलित थी। यानी कि आप किसी भी प्रकार से प्राकृत पर यह लांछन नहीं लगा सकते कि उस समय प्राकृत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके इनके प्रमाण मिलते हैं। यदि प्राकृत का प्रचलन जन सामान्य में न होता तो प्राकृत में अनेक ग्रंथ नहीं लिखे जाते। यानी कि जो बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी और उसी प्राकृत को अगर जन सामान्य में यानी कि सामान्य लोगों के बीच में नहीं बोला जाता या नहीं सामान्य में नहीं होता तो प्राकृत में अनेक ग्रंथ नहीं लिखे जाते। गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म के उपदेशक माने जाते हैं। बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत में इसी कारण लिखे गए क्योंकि प्राकृत लोक प्रचलित की भाषा थी। बौद्धों में त्रिपिटक नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत में इसी कारण हुई क्योंकि सभी लोग प्राकृत बोलते थे। अतः प्राकृत बोलने और पढ़ने को अशिक्षित होने की पहचान नहीं माना जाना चाहिए। यदि यह मान लिया जाता है कि गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य तथा कुमारपाल चरित आदि पुस्तकों के रचयिता अनपढ़ थे तो हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अखबार के संपादक को भी अनपढ़ ही मानना पड़ेगा क्योंकि वह भी अपने समय की प्रचलित भाषाओं में ही समाचार लिखते थे।
अब कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ये जो भी प्रकार का होता है कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, फिर भी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, जहाज बनते थे, इस प्रकार इनके ऊपर कोई ग्रंथ लिखा गया हो तो मुझे बताइए। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, यानी कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, जहाज़ चलती थी, लेकिन उनके क्या नियम होते थे, वो किस प्रकार से बनाए जाते थे, उनका उल्लेख आपको कहीं पर मिलता है तो आप इसको प्रमाणित सिद्ध कीजिए। परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि पुराणों इत्यादि धार्मिक पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि उस समय लोग विमानों और जहाज़ों में यात्रा करते थे। यह पढ़कर हम विमानों और जहाज़ों का होना तथा उनमें यात्राएं करना गर्वपूर्वक स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रतिभाशालिनी विदुषी महिलाओं के नामों का उल्लेख होने पर भी कुछ लोग भारत की उस समय की स्त्रियों को बिना पढ़ी लिखी, असभ्य और मूर्ख मानते हैं, जबकि उस समय स्त्रियों ने भी अपने अलग अलग प्रकार के कार्यों को सिद्ध करके दिखाया था। अत्रि की पति पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र को सधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर कठोर व्यंग्य प्रहार करते हुए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ऐसी सोच देश को पतन की ओर ले जाने वाली है, यानी कि इस सोच के कारण तो देश हमारा कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता। प्राचीन काल में ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुया ने पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान देकर अपना पांडित्य प्रमाणित किया था। गार्गी अनेक कुशल ब्रह्मवादी पुरुषों को शास्त्रार्थ में हरा देती थी। मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य को भी पराजित किया। यानी कि कुल मिला के ये जो स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क हो रहे हैं उनका खंडन करते हुए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उस समय स्त्रियां भी पुरुषों से कम नहीं थी। तो इन सभी स्त्रियों का नाम लेते हुए कि किस प्रकार उन्होंने अपने पति धर्म को निभाया या पत्नी धर्म को निभाया, और इस प्रकार वे कहते हैं कि मंडन मिश्र की पत्नी ने भी शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य को पराजित किया, उसी प्रकार अनुसुया ने भी पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान दिए। तो विदुषी महिलाओं के ऐसे प्रशंसनीय कार्य भी दुराग्रही स्त्री शिक्षा विरोधियों को प्रशंसनीय नहीं लगते, उनको उनके कार्य भयानक लगते हैं। उनके मत में स्त्रियों का पुरुषों से मुकाबला करना उचित नहीं है, यह दुराचार है तथा इसका कारण स्त्री शिक्षा ही है। यदि स्त्रियां पढ़ाई न करती तो पूजनीय पुरुषों का मुकाबला नहीं। यह अनुचित कार्य स्त्रियों को पढ़ाने का ही दुष्परिणाम है। द्विवेदी जी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि जो शिक्षा पुरुषों के लिए अमृत का घूंट है वही स्त्रियों के लिए भयानक विष है। यानी कि उनको बहुत आश्चर्य होता है कि जो शिक्षा पुरुषों के लिए अमृत है वही एक स्त्री के लिए विष है। ऐसी विचारधारा, ऐसे तर्क, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके लोग स्त्रियों को अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि इससे भारतवर्ष के गौरव में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी कहते हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों का यह कुतर्क कि पुराने समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नहीं होती होगी शिक्षित। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि उस समय की स्त्रियां शिक्षित नहीं होती होगी, हो सकता है उस समय उनको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं रही होगी, परंतु आज के समय में स्त्रियों को शिक्षा देना आवश्यक हो गया है, अतः अब उनको अवश्य पढ़ाना चाहिए। भारतीयों ने सैकड़ों पुराने नियमों, नीतियों, आदेशों और प्रथाओं को तोड़ दिया। यानी कि पुराने ज़माने में जो भी परंपराएं, जो भी अवधारणाएं, जो भी अंधविश्वास चला आ रहा था, उन सबको हमारे भारतीय समाज ने नकारा है, उन प्रथाओं को तोड़ा है और तोड़ते हुए स्त्री शिक्षा को शिक्षा देने का विचार संभावित किया है। अब वे मान्य नहीं रही तो अब स्त्रियों को अनपढ़ रखने की पुरानी रीति को भी तोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। लेखक निवेदन करता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी थोड़ी देर के लिए भी इस बात को अपने मन में स्थान न दें कि प्राचीन भारत में स्त्रियां अनपढ़ होती थी। यानी कि थोड़ी देर के लिए भी आप अपने दिमाग में इस प्रकार का कोई सवाल नहीं लाएं कि पुराने ज़माने की स्त्रियां अनपढ़ होती थी अथवा उनको पढ़ने की आज्ञा समाज से प्राप्त नहीं थी। इस बात को भुलाकर अब स्त्रियों को पढ़ने देना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन सभी बातों को भुलाकर, सारी प्रथाओं को तोड़कर हमें स्त्रियों को पढ़ने की इजाज़त दे देनी चाहिए।
इसके बाद कहते हैं कि द्विवेदी जी अब एक प्रश्न पूछते हैं कि दुष्यंत के प्रति शकुंतला के कथन में कटुता है, तो इसमें अस्वाभाविक बात क्या है। दुष्यंत ने उससे गांधर्व विवाह किया था और सामने आने पर पहचानने से मना कर दिया। इससे अपमानित शकुंतला के मुख से स्वभावतः ही कटु वचन निकल पड़े। यानी कि शकुंतला जी ने जानबूझकर कोई कटु वचन नहीं बोले थे दुष्यंत को। जब दुष्यंत ने उनसे अस्वाभाविक तरीके से बात की थी और उनसे गांधर्व विवाह किया था, उन्हें पहचानने से मना कर दिया था, किसे, शकुंतला को, तब शकुंतला ने उन्हें कटु वचन कहे। इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। क्या शकुंतला को दुष्यंत से विनम्रतापूर्वक कहना चाहिए था, हे आर्यपुत्र, आपने मेरे साथ गांधर्व विवाह किया है, फिर आप मुझको भूल गए हैं और मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। आपके इस श्रेष्ठ कार्य की मैं प्रशंसा करती हूँ। यानी कि द्विवेदी जी व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि क्या उस समय शकुंतला को ऐसे बोलना चाहिए था दुष्यंत को कि आपने मेरे साथ गांधर्व विवाह किया है और आपने मुझे पहचानने से मना कर दिया है, तो मैं आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ, आप प्रशंसा के लायक हैं। ऐसा शकुंतला ने नहीं कहा। आपके इस आचरण को देखकर लगता है आप नीति, न्याय, धर्म और सदाचार के साकार स्वरूप है। जो पुरुष पत्नी के साथ बुरे से बुरा और अत्याचारपूर्ण आचरण करती है, फिर भी उससे सद्व्यवहार और विनम्रता की आशा रखते हैं, उनको मनुष्य के स्वभाव के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। अपमानित पत्नी की ऐसी प्रतिक्रिया होना अत्यंत स्वाभाविक सी बात है। यानी कि अगर कोई भी स्त्री अगर पुरुषों के हाथों अपमानित की जाती है, तो वो पुरुष प्रशंसा के लायक नहीं हो सकता। द्विवेदी जी यही कह रहे हैं कि जब स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए जाते हैं, तब उस समय स्त्री चुप नहीं बैठ सकती, उसे पुरुषों को गलत ठहराना होता ही है। फिर आगे कहते हैं कि लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर जा रहे थे। सीता ने उनके द्वारा राम को संदेश भेजा और पूछा था कि क्या राम का यह कार्य न्याय संगत था और उनकी कुलीनता के अनुरूप था। सीता के इस संदेश को भी मधुर शब्दों से युक्त तथा विनम्रता पूर्वक नहीं माना जा सकता। सीता ने राम को केवल राजा शब्द से संबोधित किया है, उनको प्रियतम अथवा आर्यपुत्र नहीं कहा। इससे राम के आचरण के प्रति सीता की कटुता स्पष्ट होती है। सीता कोई गंवार और अनपढ़ स्त्री नहीं थी। मतलब कुल मिला के द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि स्त्रियों को उस समय में भी अनपढ़ और गंवार नहीं समझा जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कम से कम एक भाषा का तो ज्ञान उन्होंने लिया ही था। अगर उन्हें संस्कृत नहीं आती थी किसी कारणवश, लेकिन वो प्राकृत तो बोल ही पाती थी। फिर कहते हैं कि इसका प्रमाण कवि ने आगे दिया है कि सीता ने मनु द्वारा राजा के लिए प्रणीत वर्ण और आश्रम के नियम को पालन करने की बाध्यता का उल्लेख किया। सीता का परित्याग राम का अच्छा काम नहीं था। शांत रहने वाले, क्षमाशील और नीति के ज्ञाता तपस्वी वाल्मीकि ने भी राम के प्रति क्रोध व्यक्त किया। अतः शकुंतला के समान ही अपने परित्याग पर सीता ने राम को जो कटुतापूर्ण संदेश भेजा, उसमें कुछ और भी अस्वाभाविक और अनुचित नहीं था। तो इस प्रकार द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सीता जिस प्रकार धरती में समाहित हो गई, और श्री राम जी ने तो केवल किसी दूसरे के मुख से सुना ही था कि सीता पर इस प्रकार का लांछन लगाया गया, लेकिन उस लांछन को राम जी को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। फिर आगे लेखक कहते हैं कि पढ़ने लिखने से अनर्थ नहीं होता। शिक्षा में अनर्थ कारक कोई बात नहीं होती। अनर्थ अर्थात अनुचित आचरण व्यवहार का कारण शिक्षा में निहित नहीं है। अनुचित आचरण स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं। पढ़े तथा अपढ़ दोनों का व्यवहार अनुचित हो सकता है। अनर्थ का कारण शिक्षा न होकर किसी मनुष्य का खराब आचरण और पापपूर्ण व्यवहार होता है। किसी मनुष्य का आचरण देखकर अनर्थ के कारण का पता चल जाता है। इसके लिए शिक्षा को दोष देना ठीक नहीं। स्त्रियों को शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। यानी कि द्विवेदी जी स्त्रियों को शिक्षा देने के पूर्ण रूप से पक्ष में हैं। उसके बाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि शिक्षा में अनेक बातें सम्मिलित होती है। शिक्षा शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर इस शब्द को बताया गया है कि शिक्षा में सीखने के लायक अनेक विषय सम्मिलित होते हैं। पढ़ना लिखना सीखना भी उनमें से एक है। यह भी शिक्षा का एक अंग है। लेखक स्वीकार करते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है, उनमें अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत प्रकार के दोष हैं, यानी कि उसमें बहुत प्रकार की बुराइयां सम्मिलित हैं। स्त्री शिक्षा को बुरा बताना ठीक नहीं। आवश्यकता शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने की है, न कि शिक्षा से स्त्रियों को वंचित करने की। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि आवश्यकता तो इस बात की है कि शिक्षा पद्धति में जो दोष छूट रहे हैं, जो दोष रह गए, उन शिक्षाओं को
उस शिक्षा पद्धति में दोष को दूर किया जाए, ना कि ये कि शिक्षा से स्त्रियों को वंचित कर दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। समाज में पुरुषों की सोच बदलनी चाहिए कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, स्त्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को पढ़ना ठीक ना मानने वालों को शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करना या कराना चाहिए। पढ़ने लिखने को बुरा नहीं बताना चाहिए। लड़कों के लिए भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यदि व्यवस्था दोषपूर्ण है तो इस कारण क्या सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर देना उचित होगा? स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने पर लेखक को प्रसन्नता होगी। लड़कियों की पढ़ाई के बारे में इन बातों पर विचार करना अनुचित नहीं है कि उनको क्या और कितना पढ़ाना है और कैसे शिक्षा देनी है, उनको घर पर पढ़ाना है या स्कूल में। इन सब बातों पर विचार करना, तर्क वितर्क करना तो ठीक है, परंतु स्त्रियों की पढ़ाई पर रोकना उचित नहीं। यानी कि इन सब बातों पर तो विचार करना ठीक है कि लड़कियों को घर पर ही बैठाकर शिक्षा देनी है या उन्हें कॉलेज भेजना है या विद्यालय भेजना है, ये सब ठीक है, लेकिन उन्हें पूरा ही शिक्षा से वंचित रखना ये कहाँ का प्रश्न हुआ? पढ़ने लिखने को दोषपूर्ण बताना अनर्थकारी है। पढ़ाई से ना स्त्री अभिमानी होती है और ना ही घर की सुख शांति भंग करती है। तो इस तरह की बातें करना पूरी तरह असत्य और अनुचित है। तो इसी प्रकार द्विवेदी जी कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा पद्धति से स्त्रियों को वंचित रखना पूरी तरीके से निष्पक्ष है। द्विवेदी जी पूरी तरह से इस बात के पक्ष में नहीं है। ये आप सोच सकते हैं, समाज ये सोच सकती है कि हमें स्त्रियों को बाहर नहीं निकालना है। थोड़ी इस प्रकार की भावनाएं हमारे समाज में आज भी विद्यमान है और पहले भी विद्यमान थी। तो द्विवेदी जी कह रहे हैं कि समाज में इस प्रकार की बातें होना स्वाभाविक है कि स्त्रियों को घर पे पढ़ाना है या उन्हें विद्यालय भेजना है, लेकिन स्त्रियों को पूरी तरीके से शिक्षा से वंचित कर देना ये कहाँ का न्याय है? तो इसमें द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी जो भी कुतर्क आ रहे हैं, जो भी समाज की अवधारणाएं हैं, जो भी समाज की मान्यताएं बनी हुई है, उन सब का द्विवेदी जी ने खंडन किया है और स्त्री शिक्षा में पूरी तरीके से वो पक्ष में है। धन्यवाद।